नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 23 मार्च 2023 को 4 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किए हैं और जिसमें एक नॉन रिपोर्टेबल है, बाकी 3 रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो आइए हम इस पर जजमेंट पे थोड़ा-सा गौर करते हैं, किस तरीके की जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। पहली एक जजमेंट जो है एक क्रिमिनल अपील 2136 ऑफ 2020 की है, सॉरी 2010 की ये है क्रिमिनल अपील नंबर। और इसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पर अपीलेंट ने जो प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के अंदर इनको कन्विक्शन हुआ था और उसको चैलेंज किया था और हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन को अपहेल्ड कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने यहाँ पर अपील डाली थी और यहाँ पर पाया कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट आई थी उसमें बताया गया था कि अगर प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के अंदर कन्विक्शन करनी है तो डिमांड और रिकवरी दोनों प्रूव करना जरूरी है। और यहाँ पर जो रिकवरी तो जरूर हो गया था, लेकिन जो डिमांड की जो एलिगेशंस थी वो कंप्लेनेंट ने सपोर्ट नहीं किया था और यहाँ पर डिमांड की एलिगेशंस जो है वो वो प्रूफ नहीं हो पाई थी। इसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो जजमेंट्स थी उसके जो लीगल जो एप्लीकेबिलिटी थी, लीगल पॉइंट्स की जो लीगल एस्पेक्ट्स की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर अप्लाई की है और पाया कि डिमांड प्रूव नहीं कर पाई है प्रोसिक्यूशन और सिर्फ रिकवरी प्रूफ होना सफिशिएंट नहीं है और साथ में अदर अटेंडिंग फैक्टर्स को भी देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पर अपीलेंट को एक्विट कर दिया। आइए थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखते हैं किस तरह की जजमेंट्स थी। यहाँ पर अपीलेंट ने चैलेंज किया था कन्विक्शन को प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट 1988 के अंदर, उनको कन्विक्शन हो गई थी 5/8/2005 को और कन्विक्शन जो ही वो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने भी अपहेल्ड करती थी 2 मार्च 2010 में। अब यहाँ पर एलिगेशंस ये थी कि डिमांड थी 500 रुपीज की इलीगल ग्रेटिफिकेशन की और अपीलेंट ने 300 रुपीज जो है वो एक्सेप्ट किए थे फॉर सप्लाइंग ए कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। एक डिसीज्ड का डेथ सर्टिफिकेट था, उसकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी के लिए 300 की अमाउंट है वो एक्सेप्ट की थी। कंप्लेंट में ये कहा गया था कि डेथ सर्टिफिकेट था एक डिसीज्ड का जो कि एक्सपायर्ड हुए थे 6 मार्च 2003 में और उनके जो सन थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अपने कज़न को रिक्वेस्ट किया था कि वो अपना सर्टिफिकेट है वो कलेक्ट कर लें और 17 अक्टूबर 2003 को कंप्लेनेंट ने जो कज़न थे जो उनके कंप्लेनेंट वो यहाँ पर कंप्लेनेंट बताया गया है उनको अपीलेंट से मिले थे कि वो डेथ सर्टिफिकेट सप्लाई कर दें। लेकिन अब जो अपीलेंट ने यहाँ पर बताया कंप्लेंट में कि 500 रुपीज की इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो है वो डिमांड की थी और उसके बाद सेटलमेंट जो हुआ वो 300 रुपीज पे हुआ और चूंकि वो रिलक्टेंट थे, पेमेंट नहीं करना चाहते थे इलीगल ग्रेटिफिकेशन की, तो उन्होंने एक एक्स मेंबर पंचायत है उनसे मिले और उन्हें उनकी सजेशन पे ऑफिस ऑफ डीएसपी विजिलेंस फरीदकोट है वहां पर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई और जिसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और कंप्लेनेंट ने 3 करेंसी रुपीज थे 100 रुपीज की वो डीएसपी विजिलेंस को दिए और उसके बाद एक केमिकल था फिनॉल फिथलीन जो पाउडर है वो लगाया गया और उस नंबर्स पे और उस नंबर पर भी मेमो पर रिकॉर्ड किया गया और वापस जो है कंप्लेनेंट को दे दिया गया और दूसरे जो थे उनको जो एक्स मेंबर पंचायत के थे उनको शैडो विटनेस के तौर पर बनाया गया। फिर उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया अपीलेंट को रेड हैंडेड और जो पैसा लेते समय इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेते समय। अब ट्रायल जब चालू हुआ तो कंप्लेनेंट PW1 और शैडो विटनेस जो थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया प्रोसिक्यूशन के वर्जन को और वो हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिए गए और जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर थी जो सिविल सर्जन की उन्होंने डिपोज किया कि अपीलेंट जो है ऑफिस पे जो अपीलेंट जो है वो एक क्लीनर के तौर पर ऑफिस में काम कर रहे हैं और एमरजेंसी के टाइम उनकी जो ड्यूटी है वो लगा दी जाती है। जो डेथ सर्टिफिकेट का बारे में जो बताया गया था वो प्रिपेयर किया गया था हैंड राइटिंग ऑफ ए क्लास 4 दूसरे किसी जो है एम्प्लॉई उन्होंने बनाया था, लेकिन जो साइन किया गया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने साइन किया था बर्थ एंड डेथ्स फरीदकोट में
और उन्होंने कहा कि समटाइम्स जो सर्टिफिकेट्स है एप्लीकेंट्स को डिस्पैच कर दिए जाते हैं और समटाइम्स बाय हैंड के थ्रू दिए जाते हैं। और जो इस डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया था वो प्रिपेयर किया गया था 17 अक्टूबर 2003 को, लेकिन अपीलेंट जो है उनको डिप्यूट किया गया था डेथ सर्टिफिकेट को 20 अक्टूबर 2003 को। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्पैरिटी थी क्योंकि सर्टिफिकेट जो था वो 17 अक्टूबर 2003 को था और अपीलेंट को डिप्यूट किया गया था वो 20 अक्टूबर 2003 को। तो मतलब कि डेथ सर्टिफिकेट पहले से प्रिपेयर किया जा चुका था जब अपीलेंट की ड्यूटी असाइन की गई डेथ सर्टिफिकेट के लिए, तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं जॉब के लिए, मतलब इस जॉब के लिए। तो ये एक क्लीनर के तौर पे ऑफिस में काम करते थे। और बाकी सारे विटनेस के बारे में बताया, वो एक फॉर्मल विटनेस थे, हेड कांस्टेबल एचसी और एक कांस्टेबल जो है वो सारे जो फॉर्मल विटनेस थे, और एक क्लर्क थी सिविल सर्जन की, उन्होंने सर्टेन ऑफिस रिकॉर्ड को प्रूव किया और कहा कि सैंक्शन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन द अपीलेंट। और फिर दूसरे विटनेस के बारे में भी बताया। फिर अब यहाँ पर अपीलेंट ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की 313 में कि उनको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। अब यहाँ पे सबमिशंस दिए गए। अब यहाँ पे एक जजमेंट आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो वहां बताया गया था कि डिमांड एंड रिकवरी बोथ मस्ट बी प्रूव्ड। अगर कन्विक्शन करनी है तो दोनों को प्रूव करना वो जरूरी है। इस केस में रिकवरी जो हो चुकी थी, लेकिन डिमांड जो था वो has been proved that is also seriously doubtful। कहा कि रिकवरी भी डाउटफुल थी और एविडेंस ऑफ डिमांड ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन वो प्रूफ नहीं किया जा सका। तो साथ में ये भी बताया था कि सर्टिफिकेट जो है वो 20 अक्टूबर 2003 को डेथ सर्टिफिकेट, उनको ड्यूटी जो लगाई थी वो 20 अक्टूबर 2003 को थी और सर्टिफिकेट 17 अक्टूबर 2003 को लगाया गया था। तो सारे अटेंडिंग फैक्टर्स को देखते हुए जो जजमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट्स को भी एनालाइज करते हुए यहाँ पर पाया कि कंप्लेनेंट जो थे और शैडो विटनेस थे वो तो हॉस्टाइल हो गए थे। ट्रायल कोर्ट ने भी पाया कि कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकी इलीगल ग्रेटिफिकेशन पे, और लेकिन डिमांड जो थी वो डिटाइरेटेड की मनी वाज जो है पेमेंट जो मनी था वो पे किया गया था। सिर्फ PW8 ही जो विटनेस है उन्होंने कहा कि रिकवरी जो हुई है अपीलेंट से हुई है। हाई कोर्ट ने अजम्पशन पे दे दी गई है जजमेंट और कि मनी रिकवर हो गया है, तो इसलिए डिमांड भी की होगी इलीगल ग्रेटिफिकेशन में। और यह केस नहीं है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो प्रूव किया जा सके और डिमांड को प्रूव कर सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट को देखते हुए नीरज दत्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की कन्विक्शन जो है ऐसे में लीगली सस्टेनेबल नहीं है, तो इसलिए अपीलेंट को रिलीज कर दिया। कन्विक्शन थी वो उसको ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। आइए अब हम दूसरी जजमेंट पर चलते हैं। और जो दूसरी जजमेंट है वो एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और ये एक क्रिमिनल अपील नंबर 1711 ऑफ 2011 है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। यहाँ पर अपीलेंट्स को कन्विक्शन कर दिया गया था अंडर सेक्शन 7 ऑफ एसेंशियल एंड कमोडिटीज एक्ट 1955 पे। और यहाँ पर मेन ग्राउंड ये चैलेंज था कि जो कन्विक्शन है, जो अथॉरिटी है जो बनाई गई थी लिक्विड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशंस एंड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 1988 का जो एक ऑर्डर आया हुआ था, जिसमें जो एंट्री और सर्च एंड सीजर्स की जो पावर है वो सिर्फ इंस्पेक्टर के रैंक के ऑफिसर लेवल पर ही वो की जा सकती है। यहाँ पर जो कन्विक्शन की गई थी वो सब इंस्पेक्टर ने सीज किया था कि ये इलीगल जो है ये गैस सिलेंडर्स दे रहे हैं, और तो इसलिए उनके पास से पोजेशन जो है वो गैस सिलेंडर्स की निकली, मतलब पोजेशन पाई गई थी। तो इसलिए उनको एक सीक्रेटली एक कंप्लेंट आई थी कि ये ब्लैक में गैस सिलेंडर्स बेच रहे हैं, ये चार्ज कर रहे हैं 250 रुपीज का, जबकि प्रिस्क्राइब्ड रेट है 102 रुपीज का। तो जो मेन थ्रस्ट था चैलेंज जो उनका कन्विक्शन को जो चैलेंज किया गया था कि यहाँ पर जो सीजर्स जो सर्च एंड सीजर्स किए गए थे वो सब इंस्पेक्टर के रैंक के ऑफिसर ने किए थे, और जबकि प्रिस्क्राइब जो ऑर्डर जो बताया गया है वो उसमें इंस्पेक्टर के रैंक का होना जरूरी है। तो माननीय कोर्ट ने यही कहा कि जो चूंकि सब इंस्पेक्टर के पास अथॉरिटी नहीं थी तो इसलिए जो है कन्विक्शन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो आइए थोड़ा सा हम इस पे डिटेल में देखते हैं किस तरीके का जजमेंट आया था। यहाँ पे जजमेंट थी ये भी एक हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की, जहां क्रिमिनल अपील नंबर सो उसमें अपील में चैलेंज किया गया था। और यहाँ पर जो अपीलेंट है उनको कन्विक्शन हुई थी सेक्शन 7 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंदर हुई थी, और ट्रायल कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी और कन्विक्शन कर दिया था और डायरेक्शन दी थी कि 6 महीने की इनको कन्विक्शन की जाए अलॉन्ग विद 500 रुपीज फाइन। और जो फैक्ट्स ये थे कि एक 26 फरवरी 1995 को सब इंस्पेक्टर थे पुलिस के और अदर पुलिस ऑफिसर्स प्रेजेंट थे। एक बस स्टॉप का जगह का नाम बताया गया है
और वहां पर उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अपीलेंट्स जो हैं वो गैस सिलेंडर्स को ब्लैक में बेच रहे हैं। दे आर चार्जिंग 250 रुपीज और इंस्टेड ऑफ जो प्रिस्क्राइब रेट है 102 का। और जो ट्रक बेरिंग नंबर सो एंड सो वो भी पार्क हुआ था, एक ऑटो वर्कशॉप थी उसका जगह पे पार्क हुआ था, और इंफॉर्मेशन रिलायबल थी। एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो स्पॉट पे गए और अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया, उनको कस्टडी में ले लिया गया। और ट्रायल कोर्ट में एविडेंस रखा गया, कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस ने सपोर्ट नहीं किया कि एलिज्ड बायर्स की, और या फिर कोई एलिज्ड बायर्स आए कि ये प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट कर सके। सिर्फ 2 ऑफिशियल विटनेस आए जो कि प्रोसिक्यूशन को, केस को डिपोज मतलब सपोर्ट किया। चार्ज जो था वो यही था कि अनऑथोराइज्ड पोजेशन मिली है गैस सिलेंडर्स की, जिसकी बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने अपीलेंट्स को कन्विक्ट किया और इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, और इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर दे दिया। हाई और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, वो भी अपहेल्ड कर दिया गया। अब आर्ग्यूमेंट यही था कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 1988, 8/3/1988 का आया हुआ ऑर्डर था, जिसमें लिखा था एंट्री एंड सीजर शुड बी डन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर क्लॉज 7 ऑफ द ऑर्डर। तो क्लॉज 7 था जो ऑर्डर का, उसके अंदर जो है उस मैनर पे उस तरीके से जो है वो करनी है एंट्री एंड सीजर्स, जो पावर जो दी गई है क्लॉज 7 ऑफ द ऑर्डर के अंदर। क्लॉज 7 ऑफ ऑर्डर जो है वो ऑथराइज्ड करता है सर्टेन पर्संस, कुछ पर्सन जो है वो स्टॉप कर सके, सर्च कर सके एनी वेसल और व्हीकल विच ऑफिसर्स हैज द रीजन टू बिलीव कि जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर किया जा रहा है, कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट में दिया जा रहा है, तो वही इस तरह के ऑफिसर्स को पावर दी गई है। क्लॉज 3 ऑफ द ऑर्डर जो है रिस्ट्रिक्ट्स करता है अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ द गैस सिलेंडर्स। तो सबमिशन ये था कि क्लॉज 7 जो है वो ऑफिसर और द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए इंस्पेक्टर ऑथराइज एनी गवर्नमेंट की नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ द sales officer or the oil company or the any person authorized by the central government or state government and notified by the central government। तो इन व्यूज द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर। तो मींस यही बताया कि एक इंस्पेक्टर के रैंक के ऑर्डर पर्सन ही वो जो है कर सकते हैं, अथोराइज्ड है। तो यहाँ पर ये था कि एक्शन जो लिया गया था वो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के द्वारा लिया गया था, जो कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक वो ऑथोराइज्ड नहीं है। तो एंटायर केस था प्रोसिक्यूशन का वो फेल होता है, और आर्गुमेंट जो है वो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने नहीं कंसिडर किया। ये सब कंटेंशंस थी, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपोज किया। अब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद यही बताया कि क्लॉज 7 क्या कहता है ऑर्डर का, उसको रिप्रोड्यूस किया, वो बताया गया पावर ऑफ एंट्री सर्च एंड सीजर्स का, और इसमें वो सारा डिटेल बताया गया। तो ये कोर्ट ने ये देखा कि कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो नो डाउट कि ये साथ में ये भी बताया कि कोई ऐसा डाउट नहीं है कि क्लॉज प्रोवाइड करता है कि इन एडिशन टू द स्पेसिफाइड ऑफिसर्स, तो पर्सन जो ऑथराइज्ड है बाय सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि वो एक्शन ले सकते हो और ऑर्डर के अंदर। लेकिन कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है रिकॉर्ड में कि जो आर्गुमेंट को सपोर्ट कर सकें कि सब इंस्पेक्टर पुलिस जो है वो ऑथराइज्ड हो हैं, वो एक्शन ले सकते हैं ऑफ द अफोरसेड ऑर्डर जो ऊपर के बारे में बताया गया। तो लॉ सेटल्ड है कि अगर पावर दी गई है टू डू सर्टेन थिंग इन सर्टेन वे, तो थिंग मस्ट बी डन इन अ सर्टेन वे और नॉट एट ऑल। जो एक तरीके से काम करने को बताया गया तो वो चीज जो है उसी तरीके से करनी चाहिए और कोई दूसरे तरीके से नहीं। ये अदर जो मेथड्स हैं वो टोटली फॉरबिडन है, अननेसेसरली फॉरबिडन है। और एक जजमेंट आई थी धरानी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो रिपोर्टेड की गई थी 2019 5 SCC 480। तो इस एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी और पावर, सब इंस्पेक्टर की ना अथॉरिटी ना पावर थी कि वो एक्शन ले सकते थे एज पर द ऑर्डर। तो जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई थी वो टोटली अनऑथराइज्ड थी और उसे स्ट्रक डाउन किया जाता है। तो ऐसे में कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और अपीलेंट को जो है एक्विट कर दिया और बेल बॉन्ड्स ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो आइए अब हम, ये था पार्ट 1 वीडियो का, अब हम दूसरे वीडियो पार्ट 2 पे दो बाकी जजमेंट्स के लिए पार्ट 2 जो है वीडियो का वो देखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन में क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।